नागमणि राज्य की भूमि पर उगता सूरज उसके सौंदर्य और वैभव की गवाही देता था। ऊंचे पहाड़ों के बीच स्थित यह रियासत अपनी चिरकालिक परंपराओं और काले रहस्यों के लिए जानी जाती थी। राजकुमार विक्रम, राजा वर्धन और रानी सुलोचना का एकलौता पुत्र, राजकीय जिम्मेदारियों से कहीं अधिक अपनी जिज्ञासु प्रवृत्ति और गूढ़ रहस्यों के प्रति आकर्षण के लिए जाना जाता था। लेकिन उससे भी ज्यादा प्रसिद्ध थी उसकी दोस्ती समर से, सेनापति हरिसिंह का बेटा और बचपन से विक्रम का सबसे प्रिय मित्र। दोनों ने साथ तलवार चलाना सीखा, घुड़सवारी की, जंगलों में घूमे, लड़ाइयां लड़ी। समर विक्रम का ऐसा दायां हाथ था जिसे वह आंख बंद कर भी भरोसा दे सकता था। लेकिन यह कहानी उस भरोसे की है जो धीरे धीरे दरकता गया और आखिर में जलते तेल में डूब गया। शारदीय पूर्णिमा की रात थी। चांद पूरा खिला था, लेकिन उसकी रोशनी नागमणि के महल की छाया में डरी सहमी सी लग रही थी। विक्रम को महल के पुरातन नक्शों में एक गुप्त तहखाने की जानकारी मिली थी। एक ऐसा तहखाना जो सदियों से बंद पड़ा था और जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां राजवंश की आत्माएं कैद हैं। चलो समर, इस रहस्य को आज खोलते हैं, विक्रम ने कहा। तुम्हें यकीन है? कहते हैं उस दरवाजे को जिसने भी छुआ वो फिर कभी पहले जैसा नहीं रहा, समर ने धीमे से कहा। तो फिर अच्छा है ना, विक्रम ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ जवाब दिया। कुछ नया बनने का समय आ गया है। दोनों उस पुराने महल के पिछवाड़े पहुंचे जहां पत्थरों में जड़ी दीवारों के पीछे गुप्त द्वार छिपा था। वहां पहुंचने तक जंगल की सूखी शाखाएं, चमगादड़ों की चीखें और ठंडी हवा उनके रोंगटे खड़े कर रही थीं। लेकिन जब विक्रम ने दीवार पर लगी एक शिलापट्टी को दबाया तो जमीन थरथरा उठी। अंदर जो कमरा था वो किसी तांत्रिक की गुफा जैसा प्रतीत हो रहा था। दीवारों पर तंत्र मंत्र की लिपियां, लाल धागे और बीचों बीच एक विशालकाय लोहे का कड़ाह था जिसमें काला गाढ़ा उबलता हुआ तेल था। तेल से भाप नहीं, चीखें निकल रही थीं। समर एक कदम पीछे हटा। ये कोई आम तेल नहीं है विक्रम, ये खून से बना है। विक्रम की आंखें चमकीं। यही तो वो है जिसे मैं खोज रहा था, शापित आत्माओं को बुलाने वाला तेल। जो भी इसमें डूबा उसकी आत्मा इस राज्य के रहस्यों का पहरेदार बन गई। क्या तुम क्या तुम इसमें डूबना चाहते हो? समर ने कांपती आवाज में पूछा। नहीं समर, विक्रम धीरे से बोला। मैं नहीं, कोई और। वापस लौटने के बाद विक्रम के व्यवहार में भारी बदलाव आने लगा। वह किसी से ठीक से बात नहीं करता, खाना पीना छोड़ दिया। उसकी आंखों में हर समय कुछ खोजने की बेचैनी होती। समर ने कई बार पूछा, क्या सब ठीक है? लेकिन विक्रम बस मुस्कुराता और कहता, समय आने पर बताऊंगा। विक्रम अब हर रात चुपचाप गुप्त तहखाने में जाता। वहां घंटों बैठा रहता, जैसे किसी आत्मा से संवाद कर रहा हो। समर एक रात उसके पीछे पीछे गया और जो उसने देखा उसकी नींद उड़ गई। विक्रम उस कड़ाह में अपने खून की कुछ बूंदें डाल रहा था और तेल लाल रंग में तब्दील हो रहा था। अगली सुबह समर दौड़ते हुए राजमहल की लाइब्रेरी में पहुंचा। वहां पुरानी किताबें खंगालते हुए उसे एक ग्रंथ मिला, प्रेतकुंड रहस्य। उसमें लिखा था, जिसने अपने खून से प्रेतकुंड को पुकारा वो 3 आत्माओं का स्वामी बन जाएगा। 2 उसकी सेवा करेंगे, लेकिन तीसरे को वह बलि चढ़ाएगा और वही बलि उसे अपार शक्ति देगी, लेकिन आत्मा खो देगी। समर कांप गया। तीसरा कौन है? उसने खुद से पूछा। वह रात उसने विक्रम को रोकने का फैसला किया, लेकिन वह नहीं जानता था कि विक्रम पहले ही तय कर चुका था। तीसरी आत्मा वही होगी जो उसके सबसे करीब है। समर। नागमणि रियासत में रातें अब सामान्य नहीं थीं। जब से राजकुमार विक्रम ने उस शापित तहखाने की देहरी पार की थी, महल की हवाओं में एक अनजाना कंपन फैलने लगा था। महल के पहरेदारों ने कहना शुरू किया कि अब हर रात एक छाया महल की ऊंची दीवारों पर चलती है, जो कभी विक्रम की तरह दिखती है, कभी बिल्कुल कोई और। राजकुमार विक्रम की आंखें अब पहले जैसी नहीं थीं। उनमें भीतर तक समा जाने वाला अंधकार था, ऐसा अंधकार जो समर को हर बार चौंका देता। एक रात समर को उसकी मां की चीख सुनाई दी। भागता हुआ वह अपने घर पहुंचा तो देखा कि उसकी मां को किसी ने दीवार पर रक्त से लिखा संदेश दिखाया था, तैयार हो जाओ बलिदान के लिए। समर कांप गया। ये किसने किया? उसने मां से पूछा। तुम्हारे राजकुमार ने, मां फुसफुसाई। समर अब चुप नहीं रह सकता था। उसने अकेले ही गुप्त तहखाने में जाने का निर्णय लिया। एक रात
जब विक्रम ध्यानमग्न अवस्था में किसी अज्ञात मंत्र का जाप कर रहा था। धीरे धीरे नीचे उतरा और कड़ाह के पास पहुंचा। तेल अब पहले से अधिक लाल और जीवंत लग रहा था। उसमें कोई आकार बनता और मिटता, कभी एक चेहरा दिखता जो समर का था, कभी उसकी मां का। अचानक उसके पीछे से आवाज आई, तुमने मेरी आज्ञा के बिना यहां कदम क्यों रखा? विक्रम था, पर अब वो सिर्फ विक्रम नहीं था। उसके चेहरे पर वो मुस्कान नहीं थी जो समर बचपन से पहचानता था। वहां सिर्फ सत्ता और पागलपन था। विक्रम, ये सब तुम क्यों कर रहे हो? समर चिल्लाया। विक्रम चुप रहा, फिर धीरे से बोला, क्योंकि मैं अब सिर्फ इस राज्य का नहीं, आत्माओं का भी राजा बनना चाहता हूं। समर पीछे हटने लगा, पर तभी कड़ाह से एक अजीब सी भयानक आवाज आई, किसी स्त्री की कराह। फिर वह तेल उबालने लगा जैसे उसमें कोई छटपटा रहा हो। ये कौन है? समर ने कांपती आवाज में पूछा। विक्रम ने उत्तर दिया, मेरी दादी महारानी गौरी, जिसे इस राज्य के मंत्रियों ने डायन समझकर इसी कड़ाह में डाल दिया था। मैं उसे वापस लाने की कसम खा चुका हूं और अब अंतिम बलिदान बाकी है। समर की रूह सिहर उठी। वो अंतिम बलिदान मैं हूं, है ना? उसने कहा। विक्रम ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ अपनी मुट्ठी को कस लिया। अगली सुबह दरबार में समर ने राजा वर्धन के सामने सब कुछ कह दिया। तहखाने का रहस्य, खौलते तेल, आत्माओं की वापसी और विक्रम की योजना। राजा स्तब्ध रह गए। पर विक्रम को बुलाया गया तो वह सामान्य, शांत और सहज था। पिताजी, मैं आपसे पूछता हूं, क्या कोई पुत्र अपने मित्र की आत्मा के लिए अपना राज्य और रक्त दान नहीं कर सकता? विक्रम ने जनता के सामने कहा। दरबार में समर को झूठा, पागल और ईर्ष्यालु साबित कर दिया गया। उसकी बातों को विक्रम ने तंत्र मंत्र के भ्रम कहकर नकार दिया। राजा ने समर को नजरबंद करने का आदेश दिया। उस रात समर ने अपनी मां से विदा ली और भाग गया राज्य से, बचपन से, दोस्ती से। जंगल की गहराई में समर को एक बुजुर्ग अघोरी मिला, जिसने कहा, जिसके साथ तुमने बचपन बिताया वो अब शरीर में एक आत्मा नहीं, एक अभिशाप है। उसका रक्त इस राज्य को श्मशान बना देगा। उसे कैसे रोका जा सकता है? समर ने पूछा। बलिदान की आंच में केवल वही बचेगा जिसकी आत्मा निष्कलंक हो, लेकिन तुम्हें वापस लौटना होगा, अपनी मौत को गले लगाने। समर तैयार हो गया। अगर मरकर भी विक्रम को रोक सका तो मेरी मौत सार्थक होगी। जंगल में छिपते छिपते 7 रातें बीत चुकी थीं। समर का शरीर थक चुका था, लेकिन आत्मा में एक नई आग जल रही थी, दोस्ती के विश्वासघात की आग। वह जानता था कि अब उसकी वापसी सीधे मौत से मुठभेड़ होगी, लेकिन वह तैयार था। किसी भी कीमत पर उसे विक्रम को उस अंतिम बलिदान से रोकना था, जो सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक विनाश था। आधी रात के समय समर ने नागमणि की दीवार फांदी और सीधे पहुंचा महल के उस गुप्त तहखाने की ओर। लेकिन विक्रम पहले से वहां था। उसके पीछे खड़े 2 रक्षक समर को घसीटते हुए भीतर ले गए। अब वह वही जगह थी, कड़ाह खौल रहा था, भाप के साथ कराहें निकल रही थीं और बीच में खड़ा था विक्रम, पीले चंदन से सना चेहरा और आंखों में उजाला नहीं, जलता हुआ अंधेरा। मैं जानता था तू आएगा, विक्रम ने कहा। समर कुछ कहने ही वाला था कि विक्रम ने अपना हाथ उठाया और रक्षकों ने उसे जमीन पर गिरा दिया। तू मेरा मित्र नहीं रहा समर, तू अब मेरी परीक्षा है। तेल की सतह पर हलचल होने लगी। विक्रम ने आंखें बंद कर लीं और वह वही मंत्र दोहराने लगा जिसे समर ने पहले सुना था। लेकिन इस बार हवा भारी हो गई और तभी समर ने देखा तेल में कोई चेहरा था, वही चेहरा जो उसे डराता था, लेकिन जिसे वह पहचानता था। वह उसकी अपनी मां थी। नहीं, समर चीख पड़ा, तूने मेरी मां की आत्मा को कड़ाह में बंद कर दिया। विक्रम ने सिर झुकाया। उसे बलिदान नहीं दिया, सिर्फ माध्यम बनाया। आत्मा की दृष्टि पाने के लिए मां जैसी सच्ची आत्मा चाहिए थी। तेल से एक तेज सीटी जैसी आवाज निकली और फिर विक्रम की आंखें पूरी तरह काली हो गईं। अब बोल रहा था कोई और विक्रम नहीं, वह आत्मा जो शरीर में बैठ गई थी। समर, तू मेरा उत्तर है, अंतिम गांठ, जिसे खोलकर ही मैं मुक्त हो पाऊंगा। समर को सामने बांध दिया गया। विक्रम, या कहो वह आत्मा, अब धीरे धीरे हानि हाथ में तांबे की कटोरी में तेल भर रहा था। पहली बूंद तेरी चेतना की होगी, दूसरी तेरे दुहक की और तीसरी तेरे विश्वास की। समर ने अपनी आंखें बंद की। उसे याद आया,
वो बचपन जब विक्रम ने उसके लिए अपने हिस्से का दूध दे दिया था। वो रात जब दोनों बारिश में भीगकर छुपते छुपाते राजा के गुस्से से बचे थे। और वो कसम, हम कभी एक दूसरे को धोखा नहीं देंगे। क्या वो सब झूठ था? समर फुसफुसाया। विक्रम की आत्मा ठिठकी। तेल की कटोरी उसके हाथ से कांप गई। तेल से फिर वही चेहरा उभरा, समर की मां। बेटा, अब रुक मत। जो विक्रम है वो अब नहीं बच सकता। तू ही आखिरी दर्पण है उसकी आत्मा का। खुद को बचा लिया, मुक्त नहीं होगा और राज्य नष्ट हो जाएगा। समर के आंसू बहने लगे, लेकिन उसने हिम्मत बांधी। ठीक है मां, अगर मेरे मरने से वो बच सकता है तो मैं तैयार हूं। तेल में समर के आंसू गिरते ही पूरी गुफा कांप गई। दीवारों से राख गिरने लगी और आत्मा चिल्लाई, नहीं, यह प्रेम है, यह बलिदान नहीं, यह मुझे बांध देगा। विक्रम की आंखें एक पल को सफेद हो गईं। वह अपनी जगह लड़खड़ाया, जैसे होश में आया हो। समर, नहीं, मैं नहीं चाहता था। मैंने तुझे इसलिए नहीं बुलाया था, विक्रम बोला, कांपते हुए। समर ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। भाई, वापस आ जा, सब कुछ अभी खत्म नहीं हुआ। लेकिन आत्मा ने फिर नियंत्रण लिया। अब विक्रम का शरीर हवा में उठ चुका था। अगर तू नहीं चढ़ेगा बलिदान के लिए तो मैं चढ़ा दूंगा। उसने समर को उठाकर कड़हा की ओर उछाल दिया। गुफा की दीवारें अब बिखर रही थीं और समर का शरीर हवा में कड़हा की ओर उछाला जा चुका था। उसके पैरों के नीचे की जमीन गायब हो गई थी और खौलते तेल की लपटें उसके चेहरे तक पहुंच चुकी थीं। लेकिन ठीक उसी पल, रुक जा, एक चीख विक्रम के अंदर से निकली। वह अब आत्मा नहीं बोल रही थी। विक्रम स्वयं जाग चुका था। उसने अपना हाथ उठाया और अदृश्य शक्ति को रोका। समर, जो आधे शरीर से हवा में लटका हुआ था, वहीं थम गया। वह कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं, भरोसा था। मैं नहीं कर सकता, विक्रम बोला। मैं अपने सबसे प्यारे को नहीं खो सकता, चाहे मुझे शक्ति ही क्यों न खोनी पड़े। गुफा की छत से काले धुएं का भयानक तूफान उठा। कड़ाह के तेल ने एक आकृति बना ली, वह औरत जो वर्षों से बंद थी, महारानी गौरी की क्रोधित आत्मा। तूने मेरा सौदा अधूरा छोड़ दिया विक्रम। अब या तो समर गिरेगा या तू। विक्रम की देह थरथराई। आत्मा ने उसके भीतर से बाहर आने की कोशिश की और विक्रम की आंखों से खून बहने लगा। तू मुझे रोक नहीं सकता, मैं तुझसे उपजी हूं, आत्मा गरजी। विक्रम ने कांपते हुए एक अंतिम निर्णय लिया। विक्रम ने कड़ाह के सामने खड़े होकर समर को जमीन पर धीरे से उतार दिया। फिर उसने समर से कहा, मुझे माफ कर दे भाई, मैं तुझे नहीं, खुद को डालूंगा। नहीं विक्रम, समर चीख पड़ा और उसे पकड़ने दौड़ा, लेकिन देर हो चुकी थी। विक्रम ने एक झटके में अपनी छाती चीर दी और खून की 3 बूंदें कड़ाह में डाली। तेल भभकने लगा। जैसे ही विक्रम का शरीर तेल से छूटा, कड़ाह जल उठा, आग नीली हो गई। बख्त में तड़प उठी। गुफा की छत गिरने लगी, दीवारों में दरारें आ गईं और खून की नदियां बह निकली। समर ने विक्रम को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब सब कुछ राख बनने लगा था। एक अंतिम चीख के साथ आत्मा झलकर राख हो गई और कड़ाह फूट गया। तेल फैलते ही दीवारें गिर गईं और गुफा का अस्तित्व समाप्त हो गया। अगली सुबह समर पूरी तरह घायल अवस्था में महल के बाहर पाया गया। सैनिकों ने उसे उठाया और राजा को पूरा सच बताया। विक्रम को अब मर चुका घोषित किया गया, लेकिन समर जानता था, विक्रम मरा नहीं, वो खुद को मारकर मुझे जिंदा छोड़ गया। राजा ने समर को विक्रम का उत्तराधिकारी घोषित किया, लेकिन समर ने कहा, मैं कभी राजा नहीं बनूंगा। मेरा राजा खौलते तेल में अपनी आत्मा बचा गया है। तेज रोशनी वाली उस सुबह जब समर को महल के द्वार पर खून से सना मिला, पूरे राज्य में शांति सी फैल गई थी। मगर वो शांति एक खामोश तूफान के पहले की थी। राजा वर्धन ने विक्रम की मृत्यु के बाद महल को शुद्ध करवाया। हर कोने में गंगा जल छिड़का गया, लेकिन जिस तहखाने में खौलता तेल और आत्मा की चीखें गूंजी थीं, वहां की जमीन अब भी गर्म थी, जैसे किसी ने आग बुझाई नहीं, बस दबी रखी हो। समर दिन रात चुप रहने लगा। वो राजा नहीं बना। उसने खुद को एक कुटिया में बंद कर लिया, लेकिन रातों में अक्सर उसकी आंखें खुलती थीं और वह पसीने में भीगा होता। वो एक ही सपना बार बार देखता, विक्रम जलते तेल से बाहर निकलता है। उसकी आंखें राख से बनी होती हैं और वह कहता है, तू मुझे जिंदा छोड़ आया, अब मैं अधूरा हूं। समर अब बात नहीं करता था, केवल दीवारों से बोलता। विक्रम,
तू मर गया है ना? या तुझे मैंने मारा? या मैं मर गया हूं और तू अब जी रहा है मेरे अंदर। एक रात समर ने अपने ही हाथ की नसें काटने की कोशिश की, लेकिन बचा लिया गया। राजा ने पुजारियों को बुलवाया। एक वृद्ध तांत्रिक ने समर के सिर पर हाथ रखकर कहा, तेरा मित्र तुझमें समा गया है पुत्र, पर वह मरकर शांत नहीं हुआ, क्योंकि वह आत्मा बनकर गया, इंसान बनकर नहीं। 7 दिन बाद, ठीक उसी रात, जिस रात विक्रम कड़ाह में कूदा था, राजमहल के उस हिस्से में आग लग गई जहां उसकी पेंटिंग लगी थी। लोगों ने देखा कि दीवारों से धुआं नहीं, तेल निकल रहा था। पहरेदारों ने बताया कि उस रात महल की छत पर कोई खड़ा था, लंबा, चुप और झुका हुआ, जिसकी आंखें अंगारे जैसी थीं। राजा ने घोषणा की, राजमहल को फिर से बंद किया जाएगा। विक्रम की आत्मा को चैन नहीं मिला। अब समर समझ चुका था, विक्रम सिर्फ शरीर से गया था, उसकी आत्मा अधूरी रह गई थी, क्योंकि अंतिम बलिदान में एक दोष रह गया था। बलिदान होना चाहिए था पाप का, लेकिन विक्रम का प्रेम रास्ते में आ गया। समर ने तय किया, अब मैं उसे पूर्ण करूंगा, ताकि वो चैन पा सके या मुझे भी अपने साथ खींच ले। उसने राजा से विदा ली, अकेले चला गया उसी जली हुई गुफा की ओर। गुफा अब खंडहर थी, लेकिन जैसे ही समर अंदर पहुंचा, हवा ठंडी हो गई और जमीन से भाप उठने लगी। एक कोना अब भी गर्म था जहां कड़ाह रखा गया था। समर वहीं बैठ गया, आंखें बंद की और बोला, विक्रम, मैं आया हूं। अगर तू अधूरा है तो ले ले मुझे, मैं तुझे पूरा करने आया हूं। 3 घंटे तक शांति रही। फिर समर के सामने की जमीन हिली और राख से एक आकृति उभरी विक्रम की। लेकिन यह विक्रम नहीं था, यह उसका खाली खोल था। उसकी आंखें काली थीं और उसने कहा, तू आया तो अब तू जाएगा नहीं। आगे का भाग जानने के लिए कमेंट बॉक्स में यस टाइप करें।